हाँ तो आज अपन पढ़ेंगे रासायनिक संयोजन के नियम और हेडिंग डालो। सबसे पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसमें लिखो गिवन बाय ए, यानी यह नियम लिखो तुम, यह नियम लिखो। इसमें यह नियम आंतो एन लाउसियने, आंतो एन लाउसियने यह नियम आंतो एन लाउसियने 1789 में दिया, 1789 में दिया। यह नियम आंतो एन लाउसिये ने 1789 में दिया। लिखो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार द्रव्य को न तो बनाया जा सकता है, इस नियम के अनुसार द्रव्य को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इस नियम के अनुसार द्रव्य को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इस नियम के अनुसार द्रव्य को न तो बनाया जा सकता और नहीं नष्ट किया जा सकता, पर एक रूप से दूसरे रूप में चेंज। जैसे अपन केमिकल रिएक्शंस करते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शंस करेंगे तो इधर लिखा जाएगा क्रिया कारक, क्रिया कारक, और क्रिया कारक से क्या बनेगा? उत्पाद। तो क्रिया कारक जो उत्पाद जो बनेगा, इन दोनों में जो द्रव्यमान का जो चेंजेस आएगा, यानी क्रिया कारक का द्रव्य कम होगा और उत्पाद का बढ़ेगा, पर दोनों का ओवरऑल द्रव्यमान क्या रहेगा? बराबर रहेगा। ऐसा नहीं इसका कम हो रहा है, इसका जोड़ोगे तो बराबर नहीं आएगा, बराबर आएगा हमेशा। यानी द्रव्य को केवल एक रूप से दूसरे रूप में अपन चेंज कर रहे हैं, जिस प्रकार तुमने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड है ये नियम, है ना। तो दूसरा नियम डालो, ये था अपने पास द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसके बाद दूसरा नियम है अपने पास स्थिर अनुपात का नियम। सेकंड नियम है स्थिर अनुपात का नियम। नंबर 2 स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम लिखो इस नियम के बारे में। एक नीचे एक से लाइन लिख लो, इसे निश्चित क्या नाम दिया और इसका निश्चित संगठन का नियम, निश्चित संगठन का नियम, इसे निश्चित संगठन का नियम भी कहते हैं, इसे निश्चित संगठन का नियम भी कहते हैं। गिवन बाय नहीं दिया गया ना, किसने दिया उसके बारे में लिखो। ये नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट। ये नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया। ये नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया, लिख लिया। इसे निश्चित संगठन का नियम भी कहते हैं। नियम दिया किसने? जोसेफ प्राउस्ट ने। लिखो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में तत्वों के, इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात
किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात, द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है। किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है। एग्जाम्पल देखते हैं अपन। जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं, अपन H2O को लेते हैं। अब H2O आप लोग तालाब का लाना जल, चाहे समुद्र का लाना, चाहे नदी का लाना, कहीं से भी जल लेके आ जाओ, उस जल के अंदर हमेशा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या रहेगा? समान। अगर हाइड्रोजन का द्रव्यमान माने तो कितना आएगा हाइड्रोजन का? पर 2 इसमें हाइड्रोजन के कितने तत्व है? 2, तो कितना हो जाएगा? 2। और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? भार दिखाना अपने को, द्रव्यमान का मतलब है 16, तो कितना हो गया? 1:8। द्रव्यमान का अनुपात क्या आ गया? 1:8 रहेगा, चाहे आप जल, यानी इसका संगठन, किसी भी यौगिक का संगठन किसी स्रोत पर निर्भर नहीं करता। ऐसा नहीं जो समुद्र का जल लाया तो उसके अंदर द्रव्यमान का अनुपात अलग हो जाएगा। कहीं से भी जल लाना, द्रव्यमान का अनुपात क्या रहेगा? 1:8, यानी 1 हाइड्रोजन का और 8 ऑक्सीजन। उतारो इस उदाहरण को। ये नियम यही कह रहा है, किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगा। समान है ना? यानी ये जो अनुपात है ये किसी स्रोत पर निर्भर नहीं करेगा, यानी जल आप कहां का ला रहे हो उस पर कोई डिपेंड नहीं करेगा। अगला नियम लिखो, तीसरा नियम, गुणित अनुपात का नियम। तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम लिख लिया इसको? थोड़ा मिटा दो। गुणित अनुपात का नियम लिखो। इस नियम के बारे में लिखो। ये नियम डाल्टन, ये नियम डाल्टन ने, ये नियम डाल्टन ने 1803 ईस्वी में दिया। ये नियम डाल्टन ने 1803 ईस्वी में दिया। लिखो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार यदि दो तत्व संयोजित होकर, इस नियम के अनुसार यदि, लिखते रहना साथ साथ, इस नियम के अनुसार यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, इस नियम के अनुसार यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ, तो अभी समझा दूंगा, लिख लेना। तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। द्रव्यमान छोटे पूर्णांक के अनुपात में, छोटे पूर्णांक के अनुपात में होते हैं, छोटे पूर्णांक के अनुपात में होते हैं। कैसे इस नियम को समझते हैं? थोड़ा सा एग्जाम्पल से पता चलेगा क्या कह रहा है। देखो, यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक
बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांक के अनुपात में होते हैं। देखो एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे H2O की बात करते हैं। H2 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात अभी अपन ने निकाला। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना था? 1:8 था कि नहीं था? समझ में आ रहा 1:8 कैसे आया? जो इसी प्रकार अगर अपन देखो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ रहा, इसी प्रकार अगर अपन हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करते हैं H2O2, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात देखो, हाइड्रोजन का अनुपात 1 आएगा। अरे भाई 2 पहले लिख देते हैं, चलो ठीक, इसका निकाला नहीं तो निकाल लेते। 2 आएगा क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 मानते हैं, 1.008 होता है, तो अपन क्या मानते हैं? 1 मान रहे हैं। तो 2 हाइड्रोजन तो कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन का 1 का कितना होता है? 16। 2 का कितना हो जाएगा? 32। ये 32 हो गया। 2 से कैंसिल आउट, 1:16। देखो अपन ने क्या करा, छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं, अनुपात 1:8, 1:16 समान अनुपात में आ रहे हैं ना छोटे। अरे भाई इसका 1:8 तो इसका जैसे डबल हुआ, 16 1:16 आया, क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। उतार लो इसको। उठा ले, आगे लिखो अवोगाद्रो का नियम। चौथा है अवोगाद्रो का नियम। अवोगाद्रो का नियम हटा दो इसको। लिखो इस नियम में अवोगाद्रो का नियम है, लिखो ये नियम 1811 ईस्वी में, ये नियम 1811 ईस्वी में अवोगाद्रो द्वारा दिया गया। ये नियम 1811 ईस्वी में अवोगाद्रो द्वारा दिया गया। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार समान ताप व दाब पर इस नियम के अनुसार समान ताप व दाब पर सभी गैसों के इस नियम के अनुसार समान ताप व दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। इस नियम के अनुसार समान ताप व दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। इस नियम को थोड़ा समझ लेते हैं। एक बात थोड़ी बात आती है अपने पास। एक आता है एनटीपी। आजकल एनटीपी लिखा हुआ नहीं आता है। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी सामान्य ताप व दाब। जब भी एनटीपी आपको किताब में पढ़ा हुआ लिखा हो, यहां पर एनटीपी भी लिख सकते हैं कि एनटीपी पर सभी गैसों के समान आयतन में अणु की संख्या समान होगी। कैसे इसको समझते हैं थोड़ा। एनटीपी का मतलब होता है सामान्य ताप व दाब। अब यहां पर एनटीपी सामान्य ताप और दाब, सामान्य ताप कितना होना चाहिए और सामान्य दाब कितना होना चाहिए, भी तो अपने को पता होना चाहिए। सामान्य ताप होना चाहिए लगभग अपन मान सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। कितना लेते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस। सामान्य ताप का मतलब रूम टेम्परेचर। जब भी बात आती है कमरे का ताप, ये तो टर्म्स अच्छे से ध्यान रख लेना। जब भी अपन केमिकल रिएक्शंस कराएंगे
उस पर टेम्परेचर लिखा रहता है कि भाई ये सामान्य कमरे के ताप पर होती है या सामान्य ताप पर होती है। तो सामान्य ताप का मतलब कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। जैसे अगर सामान्य मौसम में ना ज्यादा सर्दी है ना ज्यादा गर्मी है, नॉर्मल ताप होगा वो 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा लगभग, है ना, अपन मानते हैं। और सामान्य दाब होता है अपने पास 1 एटमोस्फेयर। क्या मानते हैं? 1 एटमोस्फेयर, एक वायुमंडलीय दाब। एक वायुमंडलीय दाब कितने mm के बराबर होता है? 760 mm ऑफ Hg। 760 mm ऑफ Hg। ये क्या होता है? अपन दाब के बारे में कहीं पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा 760 mm ऑफ Hg क्या होता है, ठीक है ना। जनरली अपने ऊपर जो दाब लग रहा है अभी कितना है? 1 एटमोस्फेयर। अपन सामान्य मान सकते हैं। देखो ज्यादा कम, ऊपर नीचे पहाड़ों के ऊपर जाओगे तो कम हो जाएगा, नीचे जाने पर कम, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है, पर सामान्य कितना मानते हैं अभी? 1 एटमोस्फेयर। ये एटमोस्फेयर वायुमंडलीय दाब की इकाई है। अपन बोलते हैं ना एटमोस्फेयर वायुमंडलीय, ये दाब की इकाई है। तो 1 एटमोस्फेयर दाब होना चाहिए और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में अगर मैं उनका क्या फिक्स कर दूं? आयतन। जैसे मैंने 1 लीटर का यहां पर पात्र लिया, यहां पर भी 1 लीटर का मैंने पात्र लिया, यानी इन दोनों का आयतन कितना है? फिक्स है। अपन मान सकते हैं 1 लीटर क्यूब, आयतन लंबाई क्यूब में लेंगे ना, इसका भी मान सकते हैं अपन 1 लीटर क्यूब, है ना, 1 लीटर क्यूब। और दोनों के ऊपर जो टेम्परेचर दोनों पे इक्वल है, एनटीपी। क्या है? एनटीपी, यानी दोनों का ताप और दाब क्या है? बराबर। सोचो इसके अंदर SO2 भरी मैंने और इसके अंदर CO2 भरी। अगर SO2 के पार्टिकल्स कितने होंगे, मैं कुछ भी मान लूं, जैसे SO2 के पार्टिकल्स x हैं तो CO2 के पार्टिकल्स कितने होंगे? x। समझ में आ रही है ना बात? अणु की संख्या क्या रहेगी? समान रहेगी। यानी आयतन अगर फिक्स है और ताप और दाब फिक्स है ना, तो गैसों की अणु की संख्या क्या रहेगी? समान रहेगी। क्लियर बात? उतार ले इसको। एक चीज और बता दूं, एनटीपी पहले, आजकल एनटीपी की जगह आपको एनसीईआरटी में पढ़ने को मिलता है एसटीपी। क्या मिलता है? एसटीपी। एसटीपी। एसटीपी का मतलब क्या होगा? एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड। क्या होता है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी इसको बोलते हैं अपन हिंदी में मानक। मानक ताप व दाब। जब भी लिखा हुआ रहेगा मानक ताप व दाब, यानी कंडीशन लगाते हैं अपन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं ना, ताप और दाब की क्या लगाते हैं? कंडीशन लगाते हैं। तो मानक ताप व दाब, अब यहां पर मानक और सामान्य में क्या अंतर है? देखो ये लगभग इसके समान ही है, समझ में आ रहा, पर थोड़ा सा अंतर आता है। यहां पर अपन टेम्परेचर को लेते हैं केल्विन में। किसमें लेते हैं? केल्विन में लेंगे लगभग अपन, और लगभग लेंगे 298 केल्विन के लगभग। कितना लेते हैं? 298 केल्विन। और 298 केल्विन लगभग 25 के पास पहुंच जाता है। पर मानक आते हैं स्टैंडर्ड का मतलब, क्योंकि ताप का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है? केल्विन। तो अपन यहां पर क्या लेते हैं? केल्विन में। और दाब लेते हैं अपन यहां पर बार के अंदर। कितने लेते हैं? बार के अंदर। यहां आता लगभग 1 बार दाब लिया जाता है। 1 बार दाब लिया जाता है। तो 1 बार और 1 एटमोस्फेयर में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि 1 एटमोस्फेयर बराबर 1.03 बार होता है। तो लगभग बराबरी है, लगभग कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पर स्टैंडर्ड चेंज कर दिया, इकाई चेंज कर दी। क्या कर दी? इकाई। तो एसटीपी भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। यहां पर कह सकते हैं कि एसटीपी पर अगर आयतन कांस्टेंट है तो एन का मान भी बराबर रहेगा। अपन इसको ऐसे पढ़ने को मिलेगा। अगर मैं बात कर दूं एसटीपी पर मैं वी कर दूं कांस्टेंट। क्या कर दूं? वी स्थिर कर दूं। वी क्या कर दूं? स्थिर। वी स्थिर का मतलब आयतन फिक्स कर दिया। तो एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल। आयतन में अणु की संख्या, अणु की संख्या को अपन दर्शाते हैं मोल से। किससे दर्शाते हैं? मोल। तो एन का मान क्या रहेगा? बराबर। एन का मान क्या रहेगा? अगर ये N1 और N2 है तो एन का मान क्या रहेगा? बराबर। समझ में आ रही है ना बात? अगर आयतन फिक्स है, ताप और दाब अपन ने क्या कर दिया? फिक्स, तो एन का मान क्या रहेगा? बराबर। इस तरह को अपने को पढ़ेंगे आगे, पर अभी ये नियम इतना लिख लो तुम लोग, लिख लिया ना। तो ये टर्म्स पढ़ने को मिलेगी, एसटीपी और एनटीपी। सामान्य ताप और दाब, मानक ताप और दाब। तो बार बार कंफ्यूजन मत रहना, आपको पता होना चाहिए क्या चीजें। उतार ले इसको, चले आगे। नहीं उतारा तो उतार लो। आगे बढ़ेंगे अपन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। नेक्स्ट हेडिंग कितने नंबर का है? 5 या 4? 5 नंबर लिखो। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। आपको पूछ ले कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया था?
डोल्टन ने, ध्यान रखना इस बात का ना। बैठा दूं इसको, इनको बैठा दूं क्या? लिखो इसमें पहले, फिर अपन समझते हैं। लिखो, डोल्टन ने 1808 में डोल्टन ने 1808 में परमाणु सिद्धांत दिया। डोल्टन ने 1808 में परमाणु सिद्धांत दिया, जिसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। जिसके मुख्य बिंदु, देखो एक शब्द आता है एटोमास। परमाणु को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटम। क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। देखो एक शब्द आता है एटोमास, और एटोमास का मतलब होता है अविभाज्य। क्या है? अविभाज्य। अविभाज्य, अविभाज्य। तो टर्म समझना कि डोल्टन ने उस टाइम पे परमाणु सिद्धांत दिया गया, उस टाइम पे परमाणु को सबसे छोटा कण माना गया। डोल्टन ने बताया था कि परमाणु को अपन और विभाजित नहीं कर सकते, पर बाद में धीरे धीरे खोजी हुई, और आज अपने को पता है कि परमाणु भी और छोटे छोटे कणों में विभाजित है। परमाणु के अंदर भी क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। पर सबसे पहले ये पता लगाया गया कि परमाणु को अपन, यानी पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, उसको क्या कहते हैं? परमाणु। तो डोल्टन ने दिया था परमाणु सिद्धांत, और एक शब्द यहां से आता है एटोमास। एटम बोला था परमाणु को उसने। परमाणु का इंग्लिश वर्ड क्या है? एटम। एटम किससे बना? एटोमास से। और एटोमास का मतलब होता है अविभाज्य। लिखो तुम, लिखो मुख्य बिंदु निम्न। नंबर 1 लिखो, लिखो द्रव्य। लिखो द्रव्य। द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। द्रव्य, द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहते हैं। जिसे परमाणु कहते हैं। जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु एक, इसी में लिखो परमाणु एक। परमाणु एक अविभाज्य कण है, यानी और विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु एक अविभाज्य कण है। नंबर 1 लिख लिया ना? नंबर 1 क्या लिखा था? परमाणु अविभाज्य कण। ये लिखा अपन ने, परमाणु अविभाज्य कण, अविभाज्य कण। नंबर 2 लिखो, नंबर 2 पे लिखो, लिखो किसी तत्व के, किसी तत्व के, किसी तत्व के सभी परमाणु किसी तत्व के सभी परमाणु एक समान, किसी तत्व के सभी परमाणु एक समान गुणधर्म वाले होते हैं। किसी तत्व के सभी परमाणु एक समान गुणधर्म वाले होते हैं। जैसे अपन चांदी की बात करते हैं, चांदी में जितने भी तत्व है चांदी, उसके अंदर जितने भी परमाणु होंगे, परमाणु होंगे, तो सब परमाणु क्या होंगे? एक जैसे। ये अलग अलग होंगे, अलग अलग हो गया तो उसको अपन सिल्वर कहेंगे ही नहीं, है ना? तो सभी परमाणु क्या होते हैं? एक समान। आगे लिखो, इसमें लिखो, इसी में कंटिन्यू। विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, विभिन्न तत्वों के परमाणु, विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में भिन्न होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं अभी समझा दूंगा मैं, लिख लो पहले। किसी तत्व के विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में भिन्न होते हैं। जैसे मैं बात करूं अपने पास सिल्वर की Ag और गोल्ड की Au, तो देखो ये अलग अलग तत्व है, तो इनका द्रव्यमान भी अलग अलग होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर इसका तत्व अलग है तो द्रव्यमान भी
अलग होगा, अपन ने यही लिखा है लैंग्वेज के अंदर। क्या लिखा कि विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में भिन्न होते हैं। जैसे आयरन तत्व, इसका परमाणु और चांदी का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होगा ना, या एक ही होगा? नहीं, अलग अलग होगा। अगला नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड नंबर का, इसमें लिखो एक से अधिक तत्वों के परमाणु एक से अधिक तत्वों के परमाणु एक से अधिक तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग करके एक से अधिक तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। देखो, जैसे H2 है तो निश्चित अनुपात में संयोग कर रहा है जल के अंदर 1:8 के, समझ में आ रही? कैल्शियम कार्बोनेट यानी कोई भी यौगिक ले लो, अपन ने देखा था यौगिक में परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, ये देख लिया था, आपने पढ़ा था यौगिक, यानी उसका अनुपात क्या रहेगा? समान रहेगा। कहीं से भी जल कहीं से भी उठा लेना, उसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात क्या रहेगा? फिक्स। किसी भी सूत्र का, जैसे ऐसे ले लो, हाइड्रोजन 1 रहेगा, क्लोरीन 35.5 रहेगा, अनुपात क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। लास्ट पॉइंट लिखो, 5वें नंबर का, हाँ चौथा। अब देखो, जिस प्रकार अपन ने द्रव्यमान की बात की, जिस प्रकार अपन ने ऊर्जा की बात की, उसी प्रकार परमाणु की बात करेंगे। देखो, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। नहीं तो रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को बनाया जा सकता है, नहीं रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को नष्ट किया जा सकता है। क्लियर है ना? देखो, एक रिएक्शन लिख रहा हूं मैं पहले, जैसे मैं लिख दूं यहां पर जनरल सी रिएक्शन, जो उदासीनीकरण की अपन रिएक्शन पढ़ते हैं, मैं वही लिख रहा हूं जो पढ़ते हैं वो तुम लोग। जैसे HCl की रिएक्शन अपन NaOH के साथ करा देते, तो इससे अपने पास गिब्स देन बनेगा NaCl प्लस H2। अब देखो तुम, यहां पर सोडियम OH के साथ था, यहां पर सोडियम किसके साथ चला गया? क्लोरीन के साथ। तो व्यवस्था चेंज हुई। क्या चेंज हुई? किसकी चेंज हुई? परमाणु की। केवल परमाणु, इसमें सोडियम इधर भी है तो इधर भी है। क्या ऐसा हुआ कि इधर सोडियम है इधर सोडियम ही गायब हो गया? नहीं है। यानी परमाणु ना तो नष्ट हुआ ना नया बना। ऐसा कोई परमाणु है क्या जो इधर तो है ही नहीं और इधर आ गया है क्या? नहीं है। देखो, इधर एक हाइड्रोजन है तो इधर भी एक, और 2 हाइड्रोजन है तो इधर भी 2 हाइड्रोजन। इधर क्लोरीन एक है, इधर क्लोरीन एक, इधर सोडियम एक है, इधर सोडियम एक, इधर ऑक्सीजन एक है, इधर ऑक्सीजन एक। ऐसा लगा क्या कोई परमाणु इधर है ही नहीं इधर आ गया? अपने आप रासायनिक अभिक्रिया कोई नया परमाणु बना? नहीं बना। कोई नष्ट हो गया क्या जो इधर है इधर गायब हो गया? नष्ट भी नहीं हुआ। क्या हुआ? केवल व्यवस्था चेंज हुई। तो लिखो 5वां, लिखो रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पुनर्व्यवस्थित का मतलब क्या चेंज होती? केवल व्यवस्था चेंज होती। क्या चेंज होती? व्यवस्था। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं लिख लिया ना? आगे लिखो, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु को न तो बनाया जा सकता है, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु को न तो बनाया जा सकता है वह न ही नष्ट किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को न तो बनाया जा सकता है वह नहीं नष्ट किया जा सकता है। अब आज इतना ही है, बाकी अपन नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे। ठीक है, इसको बंद कर देना भैया।